हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक जैसे कि आप देख ही रहे हो, जियोमॉर्फोलॉजी में एक टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन है, इसलिए कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्लोज कर दिया जाए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप सबने समझा होगा इस टॉपिक को, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ये जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक का आधार है। मैं बताऊं आपको, जैसे कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, ब्रह्मांड पढ़ते हैं, तो उसमें नॉर्मली देखते हैं कि हमें बिग बैंग से स्टार्ट करना पड़ता है। पृथ्वी को जब हम पढ़ते हैं तो जियोलॉजी के बाद, पृथ्वी के भूगर्भ इतिहास को समझने के बाद मुख्य जो टॉपिक आता है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और वैसे भी अगर किसी मानव को अगर आपको समझना है तो मानव के भी तो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, मानव के भी आंतरिक अंगों को समझना पड़ता है। उसकी अगर काया को समझना है तो हम कहीं ना कहीं उसके आंतरिक भागों को भी समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अगर हमें पृथ्वी को समझना है, जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना है, तो पहला टॉपिक हमारा यही होता है। अब क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो सामान्य तौर पर मैं अपने शब्दों में अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों का मुख्य तौर पर हम अध्ययन करने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में मुख्य तौर पर दो सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे हम। एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है आर्टिफिशियल या कृत्रिम स्रोत, इसको कह देते हैं। तो प्राकृतिक या नेचुरल सोर्स और दूसरा है आर्टिफिशियल या कृत्रिम सोर्स। सोर्सेस इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना सोर्स के हम किसी भी चीज का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। एक स्रोत तो होना जरूरी है। तो वैज्ञानिकों के माध्यम से अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत दो स्रोत मूल रूप से बताए हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं। आज का मूल विषय ये है इस पूरे के पूरे टॉपिक का कि मैं आपको ये सोर्स तो बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। और इसके अलावा ये जो सोर्स है इसमें मुख्य तौर पर जो मैं अपन आज अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वो है सेस्मिक वेव स्टडी या भूकंपीय तरंगों के अध्ययन का स्रोत। तो मेरा आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर इसी पर बेस्ड रहेगा, मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दूं, लेकिन इन स्रोतों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए हमें किस स्रोत का पहले अध्ययन करना पड़ता है। प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में देखते हैं डेंसिटी। पहला, हिंदी वाले समझे तो इसको कहते हैं अपन हिंदी में घनत्व। तो घनत्व का संबंध में अगर देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि घनत्व में क्या परिवर्तन होते हैं या पृथ्वी का घनत्व वास्तव में है कितना, तो इसको अगर हम समझें तो हमारी पृथ्वी को अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जितने भी सौर मंडल के ग्रह हैं, 16 प्लैनेट्स हैं, इन सभी में पृथ्वी सबसे ज्यादा घनत्व की है भाई साहब, सबसे ज्यादा। शुक्र और पृथ्वी को अगर कंपैरिजन करें तो पृथ्वी का घनत्व शुक्र से भी ज्यादा है, यानी पृथ्वी सबसे ज्यादा भारी है। और पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है तो उसके घनत्व का अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई घनत्व क्यों है इसका ज्यादा। तो इसी के लिए ये घनत्व नामक सोर्स देखा गया। पृथ्वी के घनत्व को समझने के लिए जब भी हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो घनत्व में कोई ना कोई परिवर्तन तो होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर समझना है तो गहराई में तो जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि घनत्व में वेरिएशन आते हैं। क्या वेरिएशन आएंगे, हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत में जाएंगे, अभी मैं भूपर्पटी, मेंटल और कोर जैसे शब्दों से बच रहा हूं, क्रस्ट, मेंटल, कोर जैसे शब्दों से बच रहा हूं, क्योंकि ये किसने दिया है इसके बारे में मैं अब बताऊंगा। अभी सर आप ये समझिए कि एक अपर पार्ट है, ऊपरी परत है, दूसरी है मध्यवर्ती परत, तीसरी है अगर हम समझें आंतरिक परत। तो ये तीन परतें हैं, ऊपरी परत, मध्यवर्ती और आंतरिक। इन तीनों परतों में अगर देखें कि घनत्व में क्या वेरिएशन है, तो ऊपरी परत से निचली परत में जाने पर गहराई में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे पृथ्वी की डेंसिटी बढ़ती जाती है। और ये क्यों होता है, तो आपको ही पता है कि ऊपरी परत में अलग अलग प्रकृति की चट्टानें हैं और जैसे ही जैसे हम गहराई में जाएंगे चट्टान का भार बढ़ता जाएगा और प्रत्येक चट्टान का गहराई में भार बढ़ने से दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ेगा तो डेंसिटी
सीधी सी बात है, बढ़ी जाएगी। आप खुद ही समझ रहे हैं, मेरे सिर पर अगर एक ईंट का टुकड़ा रख दें तो कुछ भार तो लगेगा मेरे सिर पर, लेकिन अगर ईंट के टुकड़ों की संख्या बढ़ाई जाए तो निचले सबसे ज्यादा, जो सबसे नीचे वाली ईंट है उस पर सबसे ज्यादा भार पड़ेगा। और वो भार क्या, एक प्रकार का दबाव है, प्रेशर है। तो प्रेशर जैसे जैसे गहराई में जाते हैं बढ़ता जाता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ऊपरी परत की जो डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी, वो 3.00 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। कितनी है? 3.0 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि मध्यवर्ती भाग में देखें तो औसत डेंसिटी कितनी बनती है? 5.0 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन आप जैसे ही निम्नवर्ती भागों में जाते हैं, आंतरिक भागों में या कोर में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर डेंसिटी कितनी हो जाती है बेटा? बढ़कर ये मैक्सिमम 13.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर पहुंच जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको एक और चीज समझा दूं छोटी सी, जो हमारा घनत्व होता है वो हम ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में मापते हैं। अब ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है, तो इसको समझो आप। हम कहते हैं क्यूब है भाई एक, अब इस क्यूब में, इस क्यूब का वेट कितना है, आप इस क्यूब का वेट समझो। एक क्यूब है, घन है, इस क्यूब का वेट कितना है? देखो जरा, 13.6 बोल रहा हूं मैं। कितना बोल रहा हूं? 13.6। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब लें तो आंतरिक भाग का घनत्व कितना हो रहा है, उसका वजन कितना हो रहा है? 13.6। ऊपरी भाग का कितना है? 3। यानी 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर देखेंगे तो उसका वजन ऊपरी भाग का तो 3 ग्राम है। कितना है? 3 ग्राम। लेकिन नीचे आप जाइए सबसे आंतरिक कोर में तो आप देखोगे कितना हो जाता है? 13.6 ग्राम। यानी भार कितना ज्यादा बढ़ गया, यानी 1 सेंटीमीटर का, पर सेंटीमीटर का क्यूब 13.6 ग्राम का हो गया। यानी इतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है पृथ्वी की। तो कहीं ना कहीं सोर्सेस हैं, हमें मिलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर घनत्व में परिवर्तन होता है ड्यू टू प्रेशर। क्या होता जाता है? निरंतर बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, नेचुरल सोर्सेस में डेंसिटी के नीचे जाने पर, बढ़ने पर हमें डेंसिटी की तो जानकारी मिल जाती है, पर इस डेंसिटी से इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या हमें वास्तविक जानकारी मिल रही है? ये तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई ऊपरी परत में कम घनत्व है, निचली परत में ज्यादा घनत्व है, क्योंकि भार बढ़ रहा है। लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा ना कि ऊपरी परत तरल है, ठोस है, किस अवस्था में है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये कोई भी जानकारी हमें डेंसिटी से तो नहीं मिल पा रही है। तो हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं प्रेशर की ओर जाने की, तो हम प्रेशर की ओर चले जाते हैं। हो सकता प्रेशर से मिल जाए। अब प्रेशर से क्या मिलेगी? तो आपको पता है पृथ्वी की गहराई में जाने पर प्रेशर में क्या परिवर्तन होंगे। हमें पता है कि घनत्व चूंकि बढ़ रहा था, उसका कारण क्या था? प्रेशर। सीधी सी बात है। तो दबाव बढ़ रहा है भाई साहब, दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, और दबाव के बढ़ने से घनत्व तो बढ़ता है। यानी घनत्व दबाव का सीधा सीधा कैसा संबंध है? समानुपाती का संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि पृथ्वी की गहराई में जैसे जैसे जाते हैं दबाव तो बढ़ता जाता है, लेकिन प्रत्येक चट्टान के दबाव की एक सीमा होती है। इसके बाद चट्टान में कितना भी दबाव लगाया जाए, घनत्व तो नहीं बढ़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ आप ये समझ पा रहे होगे कि 3.0 ऊपरी भाग का घनत्व है, 5.0 मध्य भाग का है, लेकिन आंतरिक भाग का 13.6 ही है बेटा। और ये 50 भी हो सकता था, ये 100 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकता, लेकिन इतना नहीं हुआ। प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, चट्टान के दबाव की सीमा है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं दबाऊं और एक गोल गेंद में बदल दूं, तो पेन की एक सीमा है, गोल गेंद में बदल गया। लेकिन उस गोल गेंद को क्या और छोटा कर सकता हूं क्या मैं? तो हो सकता है कि वो गोल गेंद की लिमिट खत्म हो चुकी है, अब उसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही होता है, कोई चट्टान कितनी दबेगी? एक सीमा तक दब पाएगी ना, उसके बाद चट्टान नहीं दबेगी, क्योंकि उसके लिमिट समाप्त हो गई है, उसके दबाव की सीमा समाप्त हो गई। और दबाव को भी कैसे समझा जा सकता है? अगर आप केमिस्ट्री समझते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। तो फोर्स उतना ही काम करेगा जितनी स्पेस होगी। अब कणों के बीच में अगर स्पेस खत्म हो जाएगी तो उससे ज्यादा किसी वस्तु को आप नहीं दबा पाओगे। यही सीधा काम यहाँ पर होता है कि दबाव कितना भी लगा दें, घनत्व अपनी एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद घनत्व नहीं बढ़ता है। दो चीजें समझ में आ गई कि डेंसिटी और प्रेशर में किस तरीके का चेंज होता है। लेकिन बात प्रश्न वही आ गया, क्या आ गया कि अभी भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसा वास्तव में। तो फिर हम तीसरे सोर्स की ओर चलते हैं। तीसरा सोर्स क्या है हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? पृथ्वी की निचली गहराइयों में जाते हैं तो डेप्थ में जाने पर टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन हो रहा है? तो हम देखते हैं टेम्परेचर के परिवर्तन को।
तो हम जैसे ही पृथ्वी की प्रति सेंटीमीटर, या हम इसको सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, हम देख लेते हैं कि प्रति किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी की गहराई भैया किलोमीटर में ही लें तो ज़्यादा बेटर है। तो पृथ्वी की गहराई में हम जब पर किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर इसको ऐसा समझेंगे अपन कि लगभग इसमें 100 मीटर से अपन लेते हैं और फिर 1 किलोमीटर में चलेंगे। तो 100 मीटर पर आगे जब बढ़ेंगे गहराई में 100 मीटर पर, तो ये लगभग जो टेम्परेचर है वो कितना होता है बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। कितना हो रहा है, 100 मीटर गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। चेंजेस ये हो रहा है पृथ्वी की गहराई में। तो 100 मीटर पर कितना बढ़ रहा है भाई साहब, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लगभग कितने पर पहुंचेंगे, 100 किलोमीटर पर पहुंचेंगे। देखो 100 मीटर से सीधा मैं कहां जा रहा हूं, आपको 100 किलोमीटर ले जा रहा हूं। तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज ना हो के केवल और केवल कितना होता है, 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। कितना होता है, 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। उनका कहना है, वो कहते हैं कि ये मैं तो 100 मीटर से बता रहा हूं, उनका कहना है कि प्रति 32 मीटर पर, कितना बेटा, प्रति 32 मीटर पर अगर हम देखेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होता है। ये मैंने औसत बताया है 100 मीटर पर। उनका कहना है प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होता है। और यही अगर हम 100 किलोमीटर पर जाएंगे तो फिर 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ऊपरी भागों में टेम्परेचर का चेंजेस जो हो रहे हैं, निचले भागों में टेम्परेचर के चेंज में कहीं ना कहीं एक ऋणात्मकता देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। तो ऊपरी भागों में तो गहराई में जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रही है, निचले भागों में वृद्धि में कमी आने लगती है, यानी घटती हुई दर से टेम्परेचर बढ़ता है। और ऐसी घटती हुई दर को क्या कहते हैं, ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। क्या बोल देते हैं हम, ऋणात्मक ताप पतन दर, या घटती हुई ताप में क्या आ रही, कहीं ना कहीं एक प्रकार से कमी आ रही है, या ताप की पतन की दर हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, 100 मीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद अगर हम 300 किलोमीटर की गहराई में चले जाएं, कितनी चले जाएं, 300 किलोमीटर की गहराई में, तो ये टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ना बदल के केवल और केवल 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर ही बदलेगा। कितना बढ़ेगा, 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेंज से ही आगे बढ़ता है, या इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। तो क्या समझ रहे हैं हम, समझ ही पा रहे हैं अगर इसको ध्यान से समझें। ऊपरी भागों में टेम्परेचर का परिवर्तन तेज गति से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं टेम्परेचर का परिवर्तन उतनी तेज गति से नहीं हो रहा है, उतनी तेज गति से वृद्धि नहीं हो पा रही है। यह ऋणात्मक ताप पतन दर है। इसी कारण से पृथ्वी के आंतरिक भागों में जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ेगा तो, लेकिन ऊपरी भागों की तुलना में निचले भागों का तापमान उस दर से नहीं बढ़ता है। इसलिए हम कह पाते हैं कि सामान्य तौर पर भूपर्पटी के निचले भागों में तापमान लगभग 2000 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन जैसे ही हम कोर में पहुंचते तो ये तापमान केवल बेटा 4500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस ही केवल बढ़ पाता है। तो ये है कि पहले ऊपरी परत पे तो ज़्यादा टेम्परेचर परिवर्तन दिख रहा है, वृद्धि, लेकिन निचली परतों पे कम दिख पा रही है। ये बात हो जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। ये आर्टिफिशियल सोर्सेस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल सोर्सेस से हमें क्या पता चला, आप खुद बताइए। आर्टिफिशियल सोर्स हमें क्या बता पाए? आर्टिफिशियल सोर्स केवल और केवल हमें नेचुरल सोर्स की बात करना चाहिए। नेचुरल सोर्स केवल और केवल हमें ये जानकारी दे पाए हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं। वास्तव में मूल संरचना की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा हमें? तो इसके लिए फिर हमें आर्टिफिशियल या कृत्रिम सोर्सेस पे जाना पड़ेगा। नेचुरल सोर्सेस तो ये जानकारी देने में असमर्थ हैं। तो चलते हैं दूसरा जो हम आर्टिफिशियल सोर्स में देख पा रहे हैं, तो इसमें लिखा है वल्कनिक रिएक्शन, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया। ज्वालामुखी क्रिया से क्या आंतरिक संरचना का अध्ययन कर पाते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार से सिर्फ और सिर्फ यही पता चल पाता है कि जब ज्वालामुखी पड़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि मेल्टन लावा के फॉर्म में पृथ्वी की सतह पर बाहर आता है। इसका मतलब वैज्ञानिकों का यही अनुमान रहेगा ना कि निचली परत कहीं ना कहीं ऐसी है, कोई ना कोई परत ऐसी है जो कैसी है, लिक्विड फॉर्म में है,
अब वो सेमी लिक्विड भी हो सकती है या सेमी मोल्टन भी बोलते हैं, अर्ध तरल अवस्था में भी हो सकती है, तरल अवस्था में। मैग्मा को सामान्य तौर पर लावा के फॉर्म में देखने पर ऐसा ही पता चलता है कि ये गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ है जो कि पृथ्वी के बाहर आता है, यानी पृथ्वी की कहीं ना कहीं आंतरिक परत कैसी है, अर्ध तरल अवस्था में तो है। अब ये कितनी गहराई में है ये कोई भी इसका अनुमान हमें ज्वालामुखी क्रिया से तो नहीं लगता, या ज्वालामुखी विज्ञान तो इसमें किसी प्रकार की भागीदारी नहीं दे रहा है। तो फिर पृथ्वी की वास्तविक आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें किस सोर्स के पास जाना पड़ेगा? तो इसी आर्टिफिशियल सोर्स में सेस्मिक वेव स्टडी करनी पड़ेगी, हमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना पड़ेगा, और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके हम वास्तविक पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान पाएंगे, उसकी जानकारी निकाल पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सेस्मिक वेव का अध्ययन करके कैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भूकंपीय तरंगें होती क्या हैं, सेस्मिक वेव है क्या। तो आप सबको पता है कि सामान्य तौर पर पृथ्वी पर 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें हैं, पी तरंगें, इसके बाद आपकी आ जाती है एस तरंगें, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमें 2 ही तरंगों की जानकारी लेना आवश्यक है। पहला है पी यानी प्राइमरी वेव्स, और एस मतलब सेकेंडरी वेव। एल तरंगों से हमें बहुत ज़्यादा अभी मतलब नहीं है, इसका अध्ययन हम भूकंप वाले टॉपिक में करेंगे बहुत अच्छे से। तो देख लेते हैं सेस्मिक वेव। भूकंपीय तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जो भूकंप का क्या करती हैं, अध्ययन करती हैं, भूकंप की जानकारी देती हैं। तो भूकंप का अध्ययन करने वाली, जानकारी देने वाली तरंगें भूकंपीय तरंगें हैं। इन तरंगों में पी तरंगें वे तरंगें हैं जो सबसे पहले भूकंप जहां आ रहा है उन क्षेत्र विशेष में सबसे पहले पहुंचती हैं, यानी एपिसेंटर वाले इलाकों में सबसे पहले जो पहुंच रही हैं उनको हम प्राइमरी वेव कह रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले पहुंच रही है यानी प्राथमिक रूप से आ रही है, इसलिए प्राथमिक तरंगें कह रहे हैं, तो स्पीड ज्यादा ही होगी पी तरंगों की। दूसरा अगर देखें एस वेव, एस वेव क्या है, सेकेंडरी वेव है। ये एपिसेंटर पर दूसरे नंबर पर पहुंचती है, जहां पर भूकंप आ रहा है वहां पर सबसे अगर बात करें सेकंड क्रम में ये पहुंच पाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तभी हम आंतरिक संरचना को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं आपको पी तरंगों के गुण की, कि पी तरंगें क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया पी तरंगें प्राथमिक तरंगें होती हैं और एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये क्यों पहुंच पाती हैं, क्योंकि एपिसेंटर पर अगर देखें तो इनकी स्पीड चूंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी के अगर बात करें हम जहां भी भूकंप आ रहा है उस भूकंप वाले एपिसेंटर के निचले भागों में फोकस होता है। फोकस का मतलब है जहां से भूकंप शुरू होता है, तो जहां से भूकंप शुरू हो रहा है वहां फोकस से चलकर एपिसेंटर यानी जहां भूकंप आया है उसमें सबसे पहले जो तरंगें पहुंच रही है वो पी तरंगें। इसका मतलब इनकी स्पीड ज्यादा है, सामान्य तौर पर इनकी स्पीड 8 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी